हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं फिर से आप सभी के सामने BHIC 131 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में आता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इस प्रश्न को ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि एक ऐसा प्रश्न है जो हर बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है और इस बार भी एग्ज़ाम में आ सकता है। ओके, तो आइए चलते हैं और जानते हैं कि कौन सा प्रश्न है जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि पूछा जा सकता है। ओके, तो प्रश्न एग्ज़ाम में आता है कि नवपाषाण काल के विशेषताओं का विस्तृत वर्णन कीजिए। ओके, तो सबसे पहले आपको आंसर के अंतर्गत लिखना है कि नवपाषाण युग को हम औजारों का युग माना जाता है, क्योंकि इस काल में औजारों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन आया। इस काल के लोग औजार को काफ़ी ज़्यादा घर्षण करते थे और उन पर काफ़ी ज़्यादा पॉलिश करते थे, जिसके कारण औजारों में काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ। समझ गए। इसके बाद आप हेडिंग के तौर पे लिखेंगे कि नवपाषाण काल की विशेषताओं को हम निम्नलिखित संदर्भ में व्याख्या कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। सबसे पहला हेडिंग के तौर पे आपको लिखना है कृषि कार्य करना। इस हेडिंग के अंतर्गत हमें लिखना है कि नवपाषाण युग की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इस काल में लोग कृषि कार्य काफ़ी ज़्यादा करने लगे। इस काल के लोग अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर विभिन्न प्रकार के फसलों का उत्पादन करने लगे और इन फसलों के उत्पादन से उनका जीवन जो है सफल हो गया। इस काल के लोग जो थे कृषि के रूप में चावल, गेहूँ, जौ जैसे फसलों का उत्पादन करना वे सीख गए और इस तरह के फसलों का उत्पादन वे करने लगे। इसके बाद आपको दूसरा हेडिंग के तौर पे लिखना है पॉइंट औजार और नए उपकरण। नाम ही से पता चलता है कि इस काल के लोगों ने नए नए औजारों का आविष्कार किया और नए नए उपकरणों का आविष्कार किया। ओके, और आइए चलते हैं, जानते हैं इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इस काल में कृषि संबंधित विभिन्न प्रकार के नए औजार और नए उपकरणों के प्रयोग में काफ़ी परिवर्तन हुआ। इस काल के लोग खेतों में बीज डालने के लिए फावड़ा और कुदाल जैसे औजारों का उपयोग सबसे ज़्यादा करते थे। साथ ही साथ फसल पूरी हो जाने पर वे लोग हंसिए के द्वारा फसलों को काटते थे। इस काल के लोगों ने नदी को पार करने के लिए कई नाव बनाए, यहाँ तक कि उन्होंने कपड़ों की बुनाई करने के लिए कई सारे करघों का भी निर्माण किया। इसके बाद आपको हेडिंग के तौर पे लिखना है पशुपालन। इस हेडिंग के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इस काल की दूसरी एक विशेषता है कि इस काल के लोगों ने कृषि के साथ साथ पशुपालन का भी कार्य शुरू किया। इस काल के लोगों ने ऐसे जानवरों का पालन पोषण शुरू किया, यानी कि पशुपालन शुरू किया, जिनसे दूध और मांस की प्राप्ति होती थी। इस काल में लोगों ने गाय, भैंस, सूअर आदि जैसे जानवरों का पशुपालन करने लगे। इस काल के लोगों ने भेड़ों से प्राप्त रेशों की सहायता से ऊन बनाना शुरू किया। इसके बाद आपको फोर्थ नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि अस्थाई निवासी। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृषि में विकास और पशुपालन में विकास होने के कारण इस काल के लोग अब अस्थायी रूप से किसी एक स्थान पर रहने लगे। अब वह समय काफ़ी दूर चला गया जब वह भोजन की तलाश में इधर उधर घूमा करते थे। अब वे एक स्थान पर टिककर जीवन बिताने के आधार पर ग्राम समुदायों की शुरुआत की। कहने का मतलब ये था कि पहले वे भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे, लेकिन जब नवपाषाण काल का युग आया तो इस काल के लोग जो थे अस्थायी रूप से किसी एक स्थान पर या किसी एक जगह पर रहते थे और यहाँ तक कि उन्होंने एक स्थान पर टिककर जीवन को बिताने के लिए ग्राम समुदायों की भी स्थापना उन्होंने किया।
किस काल के लोगों ने? नवपाषाण युग के लोगों ने। इसके बाद आपको 5th नंबर पॉइंट के अंतर्गत लिखना है कि पहिए का आविष्कार। क्या हेडिंग देंगे? पहिए का आविष्कार। इस हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है कि इस काल की एक विशेषता और भी है कि इस काल के लोगों ने अपने मति और बुद्धि की सहायता से पहिए का आविष्कार किया, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यातायात के साधनों में काफ़ी विकास हुआ। तो आपको दिमाग में याद रखना है कि पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ और इस पहिए के आविष्कार के फलस्वरूप यातायात के साधनों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई और यातायात के साधनों का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद 6 नंबर पॉइंट के अंतर्गत हम लिखेंगे कि उद्योग धंधों का निर्माण। क्या लिखेंगे? उद्योग धंधों का निर्माण। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि इस काल में तकनीकी का काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ, जिसके फलस्वरूप इस काल के लोगों ने कृषि में कपास का उत्पादन करने लगे, जिसके फलस्वरूप वस्त्र उद्योग में काफ़ी सहायता मिली। तो उद्योग धंधों का निर्माण के अंतर्गत आप लिखेंगे कि इस काल के लोगों ने तकनीकी में काफ़ी ज़्यादा विकास किया, जिसके फलस्वरूप वे लोग कृषि में कपास का उत्पादन करते थे और इस कपास के उत्पादन से वस्त्र उद्योग के उत्पादन में भी काफ़ी सहायता मिली और उस समय वस्त्र उद्योग का भी काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ। इसके बाद आपको 7th नंबर पॉइंट के अंतर्गत हेडिंग देना है आर्थिक व्यवस्था। इस हेडिंग के अंतर्गत हम लिखेंगे कि कृषि में विकास, पशुओं का पालन पोषण, नए नए औजारों का निर्माण आदि के फलस्वरूप इस काल की आर्थिक व्यवस्था काफ़ी उन्नत थी। तो आर्थिक व्यवस्था के उन्नति में कृषि का विकास, पशुपालन, नए नए औजारों का निर्माण, ये जो था काफ़ी एक आधार था। ओके, तो आई थिंक जो है आप इस वीडियो में समझ गए होंगे नवपाषाण काल के विशेषताओं के बारे में। और एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है इग्नू लर्नर। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF जो है आप सभी को मिल जाए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, आप जल्दी से उस लिंक पर क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जैसे ही आप टेलीग्राम चैनल पर आते हैं वहां पर आपको 2 लाभ मिलेगा। एक तो इसका PDF आप सभी को मिल जाएगा और इसके रिगार्डिंग जो है बहुत सारे मैंने वीडियोस चैनल पर अपलोड किए हैं, वे सारे वीडियो मिल जाएंगे और उस वीडियो में जो PDF है वह PDF भी आपको मिल जाएगा। सो आप जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और जो भी न्यू व्यूवर्स है जो कि पहली बार जो है चैनल पर आए हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही पता चलता है कि मेरा जो हार्ड वर्क है वह सफल हो रहा है कि नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर all of you for your exam and thanks for watching my video. जय हिंद, वंदे मातरम।